वेलकम इन केआर क्लासेज। मैं हूं केआर बोरा। हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। और आज का हमारा टॉपिक है स्क्रू गेज और स्पैरोमीटर। स्क्रू गेज को बोलते हैं पेच मापी और स्पैरोमीटर को बोलते हैं गोलीय मापी। तो हम इनको देखते हैं। तो मैं बात करता हूं पहले स्क्रू गेज। स्क्रू गेज का मतलब है पेच मापी। ये सबको पता ही है, स्क्रू यानी पेच। तो हमारी ये जो दोनों इक्विपमेंट हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं, ये स्क्रू पर डिपेंड करते हैं। जैसे स्क्रू काम करता है वैसे ही ये दोनों काम करते हैं। स्क्रू कैसे काम करता है? तो पेच जो होता है उसके दो मोशन होते हैं। मोशन का मतलब उसकी गति यानी उसका बिहेवियर दो तरीके से कार्य करता है। एक वो रोटेट करता है और एक लीनियर नहीं चलता है। लीनियर का मतलब रेखीय। रोटेट यानी घुमाना और लीनियर का मतलब रेखीय। कैसे? जैसे मान लो ये दीवार है और इसमें ये एक पेच है और इसके अंदर ये स्पाइरल फॉर्म में ये पेच होता है। तो जो इसका मोशन होता है ये आगे की तरफ, जैसे मैं इसको रोटेट करूंगा यानी इसको घुमाऊंगा तो ये अंदर जाएगा। तो मान लो इसका तो लीनियर मोशन तो ये हो गया रेखीय यानी अंदर की तरफ जाएगा। कब जाएगा? जब इसको मैं घुमाऊंगा। तो यानी रोटेट भी करेगा और अंदर भी मूव करेगा। समझ रहे हो? तो इसका जो मोशन होगा, अगर मान लो मैं यहां पर एक पॉइंट बना देता हूं तो उस पॉइंट का जो मोशन होगा वो पॉइंट का मोशन होगा लाइक दिस। इस वाले पेच में ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, पर मैं मान रहा हूं कि ये पेच बिल्कुल सेम रेडियस का है। जो सिलेंडर टाइप बनेगा वो बिल्कुल सेम रेडियस का है। तो ये पाथ जो बनेगा ये भी सेम रेडियस का। इसका मतलब ये स्प्रिंग टाइप, स्प्रिंग यानी सर्पिलाकार। तो पेच में कितने मोशन? दो। यानी उसको रोटेट करूंगा तो वो आगे पीछे की तरफ मूव करेगा। रोटेशन चेंज करूंगा उसके बढ़ने की दिशा भी चेंज हो जाएगी। अब इसमें एक वर्ड आता है पिच, और मैं स्क्रू गेज स्पैरोमीटर दोनों पढ़ूंगा, वहां पर मैं पिच को बताऊंगा पिच क्या होती है। पिच का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो कि ये एक पॉइंट, ये एक बॉडी है और ये बॉडी एक इस बोर्ड पर सर्कुलर मोशन में ट्रेवल कर रही है और यही बॉडी है, ये ऊपर की तरफ जा रही है। इस मोशन को इस मोशन के साथ अटैच कर दिया जाए तो क्या होगा? ये एक स्पाइरल मोशन करेगा यानी सर्पिलाकार। और अगर इस मोशन को हटा दूंगा तो ये ऐसे ही मूव करेगा, ओनली इस सर्किल पर मूव करेगा। तो जब सर्किल मूव करेगा तो इस पॉइंट से वापस अगर इस पॉइंट पर आए तो वो सर्किल हो जाएगा। और इस पॉइंट से चलकर इसकी कुछ हाइट पर, जैसे मान लो ये पॉइंट यहां था, अब पूरा रोटेशन करने के बाद वो यहां आ जाएगा। उसके बाद पूरा रोटेशन करने के बाद वो यहां आ जाएगा। तो पिच क्या होती है? पिच वो होती है कि जिस पॉइंट से उसने चला और फुल रोटेशन करने के बाद वो जिस पॉइंट पर पहुंच गया, उन दोनों के बीच की सीधी दूरी, ये मेरी पिच कहलाएगी। और इस केस में जो पिच है वो होगी 0। कैसे? क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट कोइंसाइड करेंगे यानी एक के ऊपर एक रहेंगे। अब दोनों पॉइंट सेम होंगे तो उन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? 0। तो यहां पर पिच होगी 0 और यहां पर पिच कुछ ना कुछ निकलेगी। तो पिच का सीधा कनेक्शन किससे हुआ?
पिच का कनेक्शन हुआ फुल रोटेशन, फुल रोटेशन मतलब पूरा एक बार मैं उसको घुमा दूं, और उस फुल रोटेशन में वो कितना चला, रोटेशन के लंबवत। तो जैसे कि मान लो यहां से लेके, और जब इसने फुल रोटेशन किया तो फुल रोटेशन करने के बाद यहां आ गया, तो ये मान लो ये हो गया मेरा एच, तो ये इतनी डिस्टेंस है, ये मेरी पिच कहलाएगी। और ये डिपेंड करेगी फुल रोटेशन कितने रोटेशन किए, तो एक रोटेशन, दो रोटेशन, और कितना चला ये। तो पिच क्लियर हो चुका है, पिच का मतलब समझ में आया। इस पेज से ही स्क्रू और स्क्रू गेज, स्क्रू से ही स्क्रू गेज और स्पेरोमीटर दोनों इक्विपमेंट इसी पर डिपेंड है, और इसी पिच को मैं उन दोनों इक्विपमेंट के अंदर निकालूंगा। तो ये तो हो गया स्क्रू का काम इन दोनों के बीच में। अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं पेच मापी को। तो स्क्रू गेज, इसके अंदर मेरे दो स्केल होंगे, 2 स्केल। दो स्केल में एक जो मेरा स्केल होगा वो होगा मेन स्केल, यानी मुख्य पैमाना, और एक जो मेरा दूसरा स्केल होगा वो होगा सर्कुलर स्केल। और ये जो सर्कुलर स्केल होगा ये स्क्रू से कनेक्टेड होगा, पेज से कनेक्टेड। और स्क्रू जहां होगा वहां मैंने बताया था पिच, तो ये जरूर याद रखना, जहां भी पेच होगा वहां पर पिच जरूर। और पिच किसे कहते हैं वो मैं आपको बता चुका, जो नंबर ऑफ रोटेशन पर डिपेंड करते हैं। अब इस मेन स्केल को, ये मेन स्केल होता है, ये होता है लीनियर। लीनियर का मतलब होता है रेखीय, और ये फिक्स होता है, यानी कि इसमें कोई मूवमेंट नहीं होती। और इस मेन स्केल के अंदर, ये मेरा मेन स्केल का जो एक डिवीजन होगा, एक डिवीजन मतलब सबसे छोटा डिवीजन, वो होगा मेरा 1 mm का। और मोस्टली जो मेन स्केल की टोटल रीडिंग होगी, यानी मेन स्केल पर जो टोटल नंबर होंगे वो मोस्टली 25 mm। इसका मतलब ये 25 रेंज हो गया। तो स्क्रू गेज से मैं मैक्सिमम 25 mm तक की डिस्टेंस यानी लेंथ को मेजर कर सकता हूं। तो ये तो मेरा मेन स्केल हो गया, सबको क्लियर है। फिक्स होगा, लीनियर होगा, उसका 1 MSD 1 mm के इक्वल होगा, और उसके अंदर 25 mm की पूरा मेन स्केल होगा। अब बात करते हैं स्क्रू, ये सर्कुलर स्केल की। तो ये जो सर्कुलर स्केल होगा ये मेन स्केल के ऊपर होगा। जैसे कि ये एक स्क्रू है, और स्क्रू पर ये एक नट लगा हुआ है, और इसके अंदर ये स्क्रू ऐसे। तो जो यहां पर तो इसके ऊपर लगा होता है मेन स्केल, ये मेरा मेन स्केल हो जाएगा, और ये मेरा हो जाएगा सर्कुलर स्केल। जैसे कि ये देखो, बस ये क्या है, जैसे ये वाला, इसको मैं रोटेट कर सकता हूं, तो ये मेरा सर्कुलर स्केल हो, बट इसमें स्क्रू नहीं है, इसलिए ये आगे पीछे मूव नहीं कर रहा है, बट यहाँ पे आगे पीछे मूव करेगा। तो नट को मैं अगर इस तरफ घुमाऊंगा तो वो अंदर की तरफ ट्रेवल करेगा, और अगर इस तरफ रोटेशन चेंज करूंगा तो वो बाहर की तरफ मूव करेगा। ये तो सिंपल है। अच्छा जी, तो जो सर्कुलर स्केल होगा वो सर्कुलर स्केल, जैसे मान लो ये सर्कुलर स्केल होगा और मेन स्केल इसके बीच में होगा। डायग्राम आपके सामने बताऊंगा अभी मैं डायग्राम में क्या क्या है। तो ये जो मेरा मेन स्केल, ये सॉरी सर्कुलर स्केल है, उस सर्कुलर स्केल में भी डिवीजन होंगे, यानी सी सर्कुलर स्केल और डिवीजन। और सर्कुलर स्केल डिवीजन टोटल कितने होंगे, तो इस पूरे डिवीजन में, जैसे मान लो ये 0 से स्टार्ट हुआ और पूरा रोटेशन के अंदर इसमें 100 डिवीजन हैं, तो टोटल डिवीजन हो गए मेरे 100।
इसका मतलब कि यहाँ तक मेरे हो जाएंगे 25 डिवीजन, यहाँ तक मेरे 50, यहाँ तक मेरे हो जाएंगे 75 और यहाँ तक मेरे वापस 100 डिवीजन हो जाएंगे। इनको मैं ऐसे इक्वली पार्ट्स में डिवाइड भी कर सकता हूँ। लो जी, ये मेरा हो गया सर्कुलर स्केल। अब इसको मैं जैसे ही रोटेट करूंगा, घुमाऊंगा, तो ये सर्कुलर स्केल अंदर या बाहर की तरफ मूव करेगा, जैसे पेच करता था। सिंपल। अच्छा, तो ये हो गए पेच मापी यानी स्क्रू गेज में यूज होने वाले दो स्केल। दोनों स्केल में उनका 1 MSD कितना होता है, CSD यानी टोटल डिवीजन कितने होते हैं। अब हम निकालते हैं इसकी पिच। पिच का मतलब कि ये होता है स्क्रू से जुड़ा हुआ, जब इसको रोटेट करूंगा तो ये मेन स्केल पर चलेगा, और जब मेन स्केल पर चलेगा तो मुझे ये पता करना है कि इसके एक रोटेशन में वो कितना मेन स्केल पर चला। तो वो देखते हैं। तो हम अब इनकी बनावट देखते हैं, यानी पेच मापी दिखता कैसा है। तो डायग्राम आपके सामने, डायग्राम देख लो, उसका नामांकन दिया हुआ है। हम सिर्फ देखेंगे कि वर्किंग क्या है, कौन सा पार्ट क्या काम करता है। तो एक इसमें यू फ्रेम होगी, जैसे मान लो ये एक यू फ्रेम है, लाइक दिस। इस यू फ्रेम में एक ये और ये सिलेंडर, ये दो सिलेंडर, ये सिलेंडर फिक्स हो, ये वाला चीज है ये फिक्स होगी, जिसको स्टड बोलते हैं। और ये जो है ये स्पिंडल होता है, और ये फिक्स नहीं होता है, यानी नॉट फिक्स। ये मूवमेंट कर सकता है आगे और पीछे की तरफ। क्यों? क्योंकि इसी के अंदर तो स्क्रू लगा हुआ होता है, और ये स्क्रू कनेक्टेड किससे होता है, सर्कुलर स्केल से। इसके बाद ये मेरा यहां से, ये मेरा मेन स्केल है, और इस मेन स्केल पर जैसे ये बेस लाइन हो गया, और इस बेस लाइन पर 1 mm 2 mm 3 4 5 6 7 8 9 10 25 mm तक, ये 0 mm से, ये मेरा मेन स्केल था। लीनियर होगा, लीनियर ही है। ठीक, अब बात करते हैं सर्कुलर। तो ये मेरा, जैसे कि ये मेरा सर्कुलर स्केल हो गया। डायग्राम, कच्चा डायग्राम बना रहा हूं मैं। ये मेरा सर्कुलर स्केल हो गया, और ये एक स्ट्रिप और है जिससे पकड़ के इसको मुझे घुमाना है। यहां से घुमाना सुविधाजनक नहीं होता है। क्यों? उसका मैं रीजन बताऊंगा, या बता देता हूं। उसका रीजन ये है कि अगर जैसे मान लो यहां पर मुझे किसी को मेजर करना है, किसी की डायमीटर को, किसी की बाल की थिकनेस को, या किसी ग्लास स्लैब है उसकी थिकनेस को मेजर करना है, तो मैं सिर्फ ये होना चाहिए कि वो ये वाला पार्ट और इन दोनों पार्ट के बीच में वो सिर्फ अटक जाए, उसको प्रेस नहीं करना है। क्योंकि जब मैं प्रेस करूंगा तो रीडिंग मेरी चेंज हो जाएगी और एक्चुअल रीडिंग नहीं आ पाएगी। तो ये एक स्टेट पाइप लगा होता है कि मैं इसको रोटेट करूंगा, और जैसे ही ये टाइट हो जाएगा उसके बाद ये फ्री हो जाता है, कट 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 आवाज आने लगती है। इसका मतलब कि अब इससे ज्यादा इसको नहीं घुमाना है। सिंपल। तो ये मेरा सर्कुलर स्केल, ये मेरा मेन स्केल, और इसमें डिवीजन होंगे 100 डिवीजन होंगे। इतना मैं आपको बता चुका हूं। अब मैं इसका ये वाला पार्ट है यहां बनाता हूं, क्योंकि हमें तो समझना है। तो ये मेरा जैसे 0 mm है, और ये मेरा 1, ये मेरा 2, ये मेरा मेन स्केल है 2 mm 3 4 5 6 7 7 8 9 और लाइक दिस, ये मेरा 10 mm। तो 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 mm के अंदर है। तो मैंने सिर्फ इसके 1 सेंटीमीटर को मैंने जूम किया है, बाकी 25 mm तक होता है, यानी 2.5 सेंटीमीटर तक। ठीक है जी। अब इसी स्केल के ऊपर ये एक सर्कुलर स्केल होता है जो इस पे रोटेट करते हैं। तो मैं मान लेता हूं, यहां पहले मानते हैं कि यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा, मुझे कोई रीडिंग नहीं लेनी है,
तो कैसा दिखेगा? तो उस टाइम मेन स्केल की एक भी रीडिंग नहीं दिखेगी और इस पूरे स्केल को यानी इस पूरी रीडिंग को ये कवर कर लेगा। तो कवर कैसे करेगा? तो मैं इसके ऊपर डायग्राम बना देता हूं। तो ये मेरा स्केल, सर्कुलर स्केल, और इसका ये 0 पार्ट इस पे कोइंसाइड करेगा। इसका मतलब कि ये जैसे मेरा सर्कुलर स्केल होगा और सर्कुलर स्केल का जो जीरो डिवीजन होगा वो मेरा मेन स्केल के 0 पर कोइंसाइड करेगा। इसका मतलब कि मैं कोई रीडिंग नहीं ले रहा हूं, वहां पर कोई मैंने ऑब्जेक्ट रखा ही नहीं है जिसकी मुझे थिकनेस लेनी है। अच्छा, अब इनके बीच में अगर मैं कुछ ऑब्जेक्ट या कुछ भी रखता हूं, जैसे मान लो मैंने पेन ही रख दिया इस पेन को इन दोनों के बीच में, तो ये दोनों अब अलग अलग होंगे। कुछ डिस्टेंस होगी, जो इसकी डिस्टेंस होगी वो मेन स्केल पर दिखेगी। तो उस टाइम क्या होगा कि रोटेशन किस प्रकार होगा? तो रोटेट होगा इस प्रकार कि ये पूरा रोटेशन करके ये कैसे, ये रोटेट मतलब पूरा रोटेशन करेगा। ये पूरा रोटेशन कर गया एक, और एक रोटेशन में ये यहां पहुंच जाएगा। जैसे पेज चलता था, पेज को अगर मैं पूरा एक रोटेशन घुमा दूं तो वो एक डिस्टेंस पीछे यानी 1 mm पीछे टहल जाएगा। पीछे यानी 1 mm मेरे को पूरा दिखेगा। अगर हाफ रोटेशन होगा तो 0.5 mm दिखेगा। 25 डिवीजन होगा तो मुझे 1/4 दिखेगा, और 75 हुआ तो मेरे को 75% दिखेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी पिच का मतलब यहां से और यहां से चला, और पूरा रोटेशन करने के बाद वो यहां पहुंच गया। क्योंकि मैंने बताया था कि ये ऐसे मूव नहीं करेगा, जो पेज होता है वो अपनी पोजीशन थोड़ी छोड़ देता है। तो जो बीच की डिस्टेंस है ये मेरी होगी 1 mm। समझ चुके हो? तो इसमें कितने डिवीजन है? 100 डिवीजन है। तो 0 से 100 डिवीजन तक अगर मैं उसको पूरा रोटेट कर देता हूं तो मेन स्केल पर 1 mm मुझे दिखने लगता है। 2 रोटेशन करूंगा तो 2 mm दिखेगा, 3 रोटेशन करूंगा तो 3 mm, 4 करूंगा तो 4 mm। तो पिच जो मेरी होगी हमें निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिच जो होगी वो होगी डिस्टेंस ट्रेवल कितनी की उसने 1 mm, रोटेशन कितना किया 1, तो पिच कितनी होगी 1 mm। ये तो होगी फॉर्मूले की बात। बट हम अपने हिसाब से देखें, जो स्क्रू काम कर रहे हैं, तो स्क्रू काम कैसे कर रहे हैं कि यहां से यहां तक पूरा एक रोटेशन किया, उस रोटेशन में ये पॉइंट यहां से यहां डिस्प्लेस हो गया, तो उन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना है 1 mm। तो पिच भी मेरी 1 mm ही होगी। अब मान लो पिच बदल नहीं सकती, क्योंकि जैसे मान लो अगर मैं 5 रोटेशन करूं तो वो कितने mm चलेगा 5 mm चलेगा, तब भी मेरी पिच कितनी आएगी 1 mm ही आएगी। तो हमने स्क्रू गेज की पिच निकाल ली। अब हम निकालेंगे लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, अल्पतमांक पेच मापेगा। तो देख लेते हैं उसको भी। देन नाउ यानी अब लीस्ट काउंट ऑफ, तो हमें निकालना है लीस्ट काउंट यानी अल्पतमांक, और यहां पर लीस्ट काउंट जो होगा वो होगा मेरा पिच अभी जो हमने निकाली है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। तो नंबर ऑफ डिवीजन का मतलब भाग ऑन सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल मतलब जो स्केल स्क्रू से जुड़ा हुआ है। तो सिंपल है, पिच मेरी 1 mm आई थी और नंबर ऑफ डिवीजन थे मेरे 100, तो ये हो गया 0.01 mm यानी कि 0.001 सेंटीमीटर। लो जी, सिंपल है, लिस्ट काउंट अपना निकल चुका है।
अभी यहीं मैं कंपेयर कर लेता हूं वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट था 0.1 mm का, यानी कि 0.01 सेंटीमीटर। तो जो स्क्रू गेज होता है वो और बारीकी से क्लियर मेजरमेंट कर सकता है छोटी छोटी लेंथ का। अच्छा, अब मैं बात करता हूं कि एक और पार्ट देख लेता हूं कि जैसे मान लो कि जो मेरा मेन स्केल है उसको और सुविधाजनक तरीके से बनाया हुआ है, जिसमें मेरा जो 1 MSD है, जो इस केस में मेरा 1 MSD था वो 1 mm का था, और यहां पर मान लो 0.5 mm का है, 0.5 mm। तो कुछ स्क्रू गेज ऐसे भी होते हैं जिनमें 0.5 mm का है। इन दोनों में फायदा क्या है? फायदा क्या है दोनों में? चलो पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर फायदा देख लेते हैं दोनों में कौन सा अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं है। तो 1 MSD इक्वल टू 0.5 mm। तो इसके लिए जो सर्कुलर स्केल होगा उस स्केल में 50 डिवीजन, सर्कुलर स्केल में 50, यहां पर कितने थे? सर्कुलर स्केल में 100 डिवीजन थे। तो मेन स्केल अब कैसा दिखेगा? मेन स्केल दिखेगा जैसे पहले उस वाला कैसे दिखा था, 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 1 2 3 4। तो इसमें क्या होगा कि एक लाइन और होगी जैसे 0.5, 1.5, 2.5, 3. तो सिर्फ अंतर इतना सा है इन दोनों में कि जब मैं इस वाले से और अगर इस वाले से दोनों में से कंपेयर करूं तो मुझे जैसे मान लो यहां तक की डिस्टेंस निकालनी है 0.5, तो इस केस में मुझे निकालनी पड़ेगी, मुझे डिवीजन देखने पड़ेंगे और 50 डिवीजन मिलेंगे उसमें से, तब जाके मैं उस रीडिंग को निकालूंगा। बट इस वाले केस में वो सर्कुलर स्केल यहां तक पहले से ही होगा, तो मुझे सर्कुलर स्केल पे जाने की जरूरत ही नहीं है और ये रीडिंग हो जाएगी 0.5 mm। सीधा देख के मेन स्केल देख के बता दे 0.5 mm। इसके केस में 0.5 mm मुझे निकालना पड़ेगा, तो टाइम बच गया ना, यहाँ 0.5 mm। अब अगर मान लो यहाँ पर 0.75 mm किसी की रीडिंग है, एक्चुअल रीडिंग, तो उस केस में अगर मैं इसको यूज करता हूं तो यहां तक मुझे डिवीजन देखने की जरूरत नहीं है, इसके बाद मैं डिवीजन देखूंगा। बट इस वाले केस में मुझे यहीं से डिवीजन नोट करने पड़ेंगे। फर्क कितना होगा? जब इसकी रीडिंग लूंगा और इसकी रीडिंग लूंगा, दोनों की रीडिंग में 50 डिवीजन का फर्क रह जाएगा, क्योंकि इसमें डिवीजन 50 डिवीजन पहले से ही ले रखे हैं और इसमें 50 डिवीजन हमें नोट करने पड़े। मैं जो बोल रहा हूं वो समझ में आ रहा है ना? सिंपल सा अंतर यह है कि 0.5 वाले में मेन स्केल से काम चल जाएगा और 1 mm वाले में मुझे 0.5 भी अगर मेजर करना है तो मुझे सर्कुलर स्केल का यूज लेना पड़ेगा। तो मोस्टली ये वाला होता है 0.5, 1.5, अपर लोअर, कभी कभी ये नीचे लिखा होता है ऊपर लिखा हुआ होता है। इस केस में अगर मुझे पिच निकालनी हो तो पिच देखो 50 डिवीजन है, यानी फुल रोटेशन में 50 डिवीजन पूरे हो जाएंगे और उसके अंदर चलेगा कितना? 0.5 mm चलेगा। कितने रोटेशन में? एक रोटेशन में। तो पिच मेरी आ गई 0.5 mm। लीस्ट काउंट निकालना है मेरे को, तो लीस्ट काउंट में पिच कितनी है मेरी? 0.5 mm। नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं? 50। कितना आया? 5/500, 100, 0.01 mm। सिमिलर टू दिस। लीस्ट काउंट में कोई दिक्कत नहीं है, बस फर्क क्या लगा? सिर्फ ये वाला फर्क। तो ऐसे भी स्क्रू गेज होते हैं और ऐसे भी स्क्रू गेज होते हैं। आप अपना बना सकते हो जिसमें नंबर ऑफ डिवीजन और कम कर लो, बढ़ा लो। अच्छा जी, तो हमारा लीस्ट काउंट अल्पतमांक देख चुके हैं और सर्कुलर स्केल, मेन स्केल, डिवीजन, पिच हो चुका है, लीस्ट काउंट निकल चुका है। अब रीडिंग कैसे लेते हैं वो देखते हैं। अब हम रीडिंग लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास ये मेरा बाल है, इस बाल की मुझे थिकनेस लेनी है, यानी बॉल कितना मोटा है। तो वर्नियर कैलिपर तो यूज ले नहीं सकते क्योंकि लिस्ट काउंट 0.1 mm का।
और इसका लीस्ट काउंट 0.01 mm का। तो मैं क्या करूंगा पहले कि ये जो मेरा भाग था यू फ्रेम के अंदर, ये वाला मेरा जो भाग है और ये वाला जो भाग है, इसमें जैसे मान लो ये मेरा बाल का एक टुकड़ा है, यानी ऑब्जेक्ट है कोई, इसकी मुझे थिकनेस लेनी है। तो ये मेरा मेन स्केल, और मेन स्केल में ये मेरी बेस लाइन, और मान लो ये मेरा 0 से स्टार्ट है, ये मेरा हो गया 1 mm, ये मेरा 2, ये मेरा 3, थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूं मैं, वैसे 25 एडजस्ट करने होंगे तो बहुत छोटे छोटे, इतना सा 1 mm होगा। तो ये मेरा 1 mm, ये मेरा 2 mm, 3, क्योंकि 3 तक तो जाना ही नहीं है क्योंकि ये बहुत छोटी सी है, तो ये यहां तक ही रह जाएगी। और अब मेरा जो इसमें सर्कुलर होगा वो होगा थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा, मान लो ये डिस्प्लेस होगा यहां तक, ये लो जी, ये मेरा सर्कुलर स्केल है ये। तो जो मेरा सर्कुलर स्केल पहले ये 0 सर्कुलर स्केल का और ये वाला 0 मेन स्केल का, ये कोइंसाइड कर रहे थे अगर यहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं था। अब जब ऑब्जेक्ट आ गया तो इसको घूमना पड़ा। तो मान लो आफ्टर दिस इसकी पोजीशन, मेन स्केल तो हिलेगा ही नहीं, तो मेन स्केल का 0 तो यहीं रहेगा, जैसे बेस लाइन थी मेन स्केल का 0 तो यहीं रहेगा। और थोड़ा सा रोटेट करके 0 मेरा पहुंच गया, जैसे कि यहां पहुंच गया, ये मेरा 0 यहां आ गया, क्योंकि घूम के जाएगा, थोड़ा इधर शिफ्ट होगा। जैसे ही 0 पूरा घूम के यहां आ जाएगा यहां पर, तो मेरा 1 mm बढ़ेगा। ये मैं पिच में देख चुका हूं। तो मान लो मेरा 0 यहां पर आ गया, ये। तो अब मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ डिवीजन चेक करूंगा। तो 0 और दोनों 0, ये मेन स्केल का और ये सर्कुलर स्केल का, ये दोनों नॉट कोइंसाइड, यानी एक दूसरे के ऊपर नहीं होंगे, उनके बीच में थोड़ा गैप। तो देखो यहां पर मैं मेन स्केल से रीडिंग तो नहीं ले सकता, क्यों? क्योंकि मेन स्केल का लीस्ट काउंट ही मुझे नहीं दिखा है, ढका हुआ है अभी। लीस्ट काउंट तो यहां जाके है 1 mm, तो ये तो ढका हुआ है, ये तो दिखेगा नहीं। तो मुझे पूरा जो है सर्कुलर स्केल का सहारा लेना पड़ेगा। सर्कुलर स्केल है, उसका लीस्ट काउंट मेरा कितना है, 0.01 mm। अब मैं देखता हूं डिवीजन कितना शिफ्ट हुआ, डिवीजन कितना शिफ्ट हुआ। तो पहले डिवीजन जब 0 से कोइंसाइड था तो नंबर ऑफ डिवीजन कितने थे, CSD 0, CSD मेरा कितना था 0, और MSD मेन स्केल पर रीडिंग कितनी थी 0 थी, इसलिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, कोई रीडिंग नहीं ले रहा हूं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं था। बट इस केस में अब कुछ नंबर ऑफ डिवीजन इसके दिखेंगे, जैसे कि मान लो वो नंबर ऑफ डिवीजन दिखे 22 या 19 देख लेते, 19 यानी 19 डिवीजन। अगर ये 19 डिवीजन नहीं घूमता तो ऐसा दिखता, और 90 डिवीजन घूम गया तो ये ऐसा दिखेगा, और इसके बीच में थोड़ी डिस्टेंस होगी, और ये जो अब डिस्टेंस होगी वो होगी लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई कितना डिवीजन 19, तो ये मेरा हो जाएगा 0.19 mm। मेन स्केल की रीडिंग कुछ थी नहीं, तो ये हो जाएगी मेरी, ये लो जी, ठीक है ना सर। तो फॉर्मूला क्या बना कि मुझे कोई लेंथ मेजर करनी है स्क्रू गेज से इक्वल इस इक्विपमेंट से जिसका 1 MSD हो 1 mm का और CSD में 100 डिवीजन हो। उस केस में मेरे जो लेंथ मेजरमेंट होगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा कि भाई कुछ तो आप मेन स्केल से रीडिंग ले लो, प्लस अगर बच जाए तो सर्कुलर डिवीजन लो, कितने सर्कुलर डिवीजन डिस्प्लेस हो गए, और इनटू उसका लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दो। लो जी, ये मेरा फॉर्मूला आ गया। नीट एग्जाम में स्क्रू गेज पर काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें सिंपल ये फॉर्मूला आपको ये ऐसे दिया होगा
रीडिंग दे देगा, कुछ मेन स्केल की रीडिंग दे देगा, सर्कुलर डिवीजन बता देगा कि इतना डिस्प्लेस हो गया, तो आप, और उसका लिस्ट काउंट ये है, तो आप मेरे को एक्चुअल लेंथ बताओ, एक्चुअल लेंथ क्या होगी, तो वो लेंथ हो जाएगी मेरी मेन स्केल प्लस कुछ सर्कुलर डिवीजन कितना डिस्प्लेस हुआ इनटू उसका लिस्ट काउंट। लो जी, ये मेरा mm के अंदर आ जाएगा। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 का डिवाइड कर दो, सिंपल। तो हमने क्या देखा, स्क्रू गेज से रीडिंग ली, उसका लिस्ट काउंट देखा, डायग्राम, और स्क्रू का क्या काम है, पिच कैसे निकलती है, तो हमारा स्क्रू गेज कंप्लीट हो चुका है। किसी को अभी भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो, मैं बता दूंगा कि कुछ भी आपकी क्वेरी होगी उसको मैं सोल्व कर दूंगा। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।